नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात की थी और वहाँ हमने समझा था कि सभ्यता एवं संस्कृति का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता को हम वेदों से जोड़कर देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वेद 4 तरह के वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम वैदिक सभ्यता को वेदों से जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले इसके कालखंडों पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो इसका अध्ययन 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहला भाग है जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जैसे कि सबसे पहला वेद जो हमारा था वो ऋग्वेद था, इसलिए हम इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। और इसका जो समय था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का हम मानते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है उसे हम उत्तर वैदिक काल, इसके बाद का समय जो था उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 3 अन्य वेदों का भी हमको चर्चाएं मिलती हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। और इसका जो समय था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय हम मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का था। अब दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि यह संस्कृति, यह सभ्यता हमारे देश में कैसे आई या कहाँ से आई, भारत में इसकी उपस्थिति कहाँ से हुई। तो विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है। इतिहासकार के अपने अलग अलग मत हैं। वो उनका मानना है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वो भारत में बाहर से आई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह सभ्यता भारत में ही उत्पन्न हुई। देखिए दोस्तों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये आदर्श, अच्छा, उत्तम, ये सब इसके अर्थ होते हैं। आर्य शब्द का प्रयोग अखंड भारत के लोग भी स्वपदनाम के रूप में करते थे। कुछ लोगों के हिसाब से यह वैदिक विचारधाराओं से प्रेरित लोग थे, लेकिन कुछ लोग और थे। कुछ और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह लड़ाकुओं का एक समूह था जिसने भारत पर भी आक्रमण किया, धन लूटने के लिए और ताकत के लिए। लेकिन भारत की जलवायु इन्हें इतनी पसंद आ गई कि ये यहीं पर बस गए। अब भारत में इनकी उपस्थिति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। भारत में सर्वप्रथम 1500 बीसी में इनकी उपस्थिति सप्त सिंधु क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर भी हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी कई बार देखने या सुनने को मिलता है। और महाभारत में या रामायण में हमने देखा है ये इस शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। हालांकि जैसे आर्य जो थे वो एक कॉमन लैंग्वेज से जुड़े हुए थे, इनकी एक जो लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज थी। और उसको आज हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली होती है, इस फैमिली में हम उन सारी भाषाओं को रखते हैं जिसका प्रयोग आर्यों ने किया था। और इसमें संस्कृत भी आती है, ग्रीक भी आता है, लैटिन भी आता है। इसके अलावा एक हिटीट भी आती है। ये लैंग्वेज जो है ये टर्की की है। इसके अलावा ओल्ड आयरिश या ओल्ड प्रशियन जो लैंग्वेज है वो भी इस फैमिली की लैंग्वेज है। इसमें संस्कृत, इंग्लिश दोनों आती हैं। और देखिए, ये जो हैं इनको इंडिया, अफ़गानिस्तान, हालांकि अफ़गानिस्तान का जो हिंदू कुश पर्वत है वहाँ तक हम अखंड भारत को देखते हैं। इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और यूरोप के देशों को इनका वास्तविक स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो आर्य थे ये पशुपालक थे। कृषि इनका द्वितीयक पेशा था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में जैसा कि आप सभी को बताते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं कि ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, या ये शब्द का प्रयोग है या नहीं है। ऐसे शब्द बहुत से आते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाओं का समूह है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स हैं। इसमें विभिन्न देवी देवताओं को आराधना के लिए प्रार्थनाएं हैं। और ये तमाम कवियों एवं साधु एवं साध्वियों द्वारा इसमें संलग्न किया गया है। और जो इनके देवता थे उसमें इंद्र हुए, अग्नि हुए, मित्र, वरुण और अन्य देवी देवता होते थे। हालांकि ऋग्वेद में हम देखते हैं कि 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल में जो 2 से 7वां मंडल है ये सबसे पुराना मंडल माना जाता है। और पहला और आखिरी 10वां मंडल जो है वो सबसे नया माना जाता है। ये सबसे आखिरी में लिखा गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो यहाँ पे जो पहले से रह रहे थे,
उन्हें दास या दस्यु कहते हैं, उनसे इनकी लड़ाई भी हुई थी और वो सारी चीज़ें भी हम पाते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र जो थे, पुरंदर, उनको पुरंदर भी कहते थे और उनको सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ था देवताओं में। इसके अलावा ये अश्वचालित रथ का भी प्रयोग करते थे, इनके पास कवच एवं उसके साथ साथ अस्त्र एवं शस्त्र भी रहता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम पीपीटी के माध्यम से वैदिक संस्कृति की डिटेल में स्टडी करते हैं। हालांकि उद्भव एवं प्रस्थान से संबंधित हमने देखा है, चर्चा की है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन के आधार पर पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में था इसमें, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम 4 वेदों को देख लेते हैं। सबसे पहला वेद है जो ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है और ये कलेक्शंस ऑफ प्रेयर है। इस कुल 1028 सूक्तों का संग्रह है, जिसे ऋचा कहते हैं। इन सूक्तों को ऋचा कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है, पूछता भी है। यह ऋचाएं कुल 10 मंडलों अर्थात अध्याय में, ये मंडल जो थे वो अध्याय थे, अध्याय में विभक्त है। और इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद में गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। गाय को बहुत सैक्रेड एनिमल मानते थे। बहरहाल, सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और सामवेद से ही हम संगीत का जन्म देखते हैं। यजुर्वेद जो है यह यज्ञ संबंधित सूत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद की विशेषता यह है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। पद्य का मतलब कविता, पोएट्री के फॉर्म में, और गद्य का मतलब प्रोज, दोनों में है। अथर्ववेद, अगर ये जो है यह देखते हैं हम, तंत्र, मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना इत्यादि का संग्रह है। और हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पेपर में। आयुर्वेद का जन्म अथर्ववेद से ही हुआ था और यह चारों वेदों में सबसे नवीनतम वेद है। आर्यों के मूल निवास के स्थान के बारे में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आर्य भारत में बाहर से ही आए या भारत के ही मूल निवासी थे। इन दोनों के संदर्भ में बहुत ही विभिन्नताएं हैं और बहुत ही मतभेद है। या फिर ये दुनिया के किस क्षेत्र से आए थे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। आर्यों ने भारत में जिस सभ्यता की शुरुआत की उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्य सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आकर बसे, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनकी एंट्री को लेके 2 रूट दिखाए जाते हैं। पहला रूट ये है कि ये काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से होते हुए ये जो आपको दिखता है ये खैबर पास है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है खैबर पास, और वहाँ से ये आता है स्वाट वैली, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। वो सबसे पहले इनको 1500 बीसी में यहीं पर देखा गया था। और जो दूसरा रास्ता है, जो कि माना जाता है कि शायद ये दूसरा रास्ता लेकर आए थे, वो कंधार, जो इस समय अफगानिस्तान में है, वहाँ से होते हुए ये क्वेटा पाकिस्तान में है, और ये बोलान पास से होते हुए ये स्वाट वैली तक पहुँचे। यहाँ पे ही इनको सबसे पहले देखा गया था और ये जो है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर है वो इंडस रिवर है, उसके अलावा ये जो है झेलम है, ये ऊपर जो है चिनाब। अभी इसको रिवर्स को हम आगे देखते हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्यों ने भारत में कैसे विस्तार किया। हालांकि जैसे कि विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, तो आर्यों के मूल निवास के स्थान को लेकर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि परीक्षा में बहुत बार आता है, उसमें एक मैक्स मुलर का जो है, जो कि वो मध्य एशिया में इनका मूल निवास स्थान मानता है। दूसरा जो है बाल गंगाधर तिलक, ये उत्तरी ध्रुव पर आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। और तीसरा जो है दयानंद सरस्वती, ये तिब्बत में। ये 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये लोग जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसके संदर्भ में इनके मत हैं। अभी दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, और यहाँ से ये जो रिवर आ रही है वो झेलम है। ये जो अगली नदी है ये चिनाब है, ये रावी है, और यहाँ पे जो रिवर है ये सतलज रिवर है। ऋग्वैदिक काल में नदियों का नाम भी पुराना था, जो हम आधुनिक नाम से इन नदियों को जानते हैं। ऋग्वेद में इन नदियों को इन नामों से जाना जाता था। चिनाब को हम अस्किनी कहते थे, व्यास को हम विपासा कहते थे, रावी को पुरुषनी, झेलम को वितस्था, काबुल को कुभा, कुर्रम को कुर्मू, और गोमल गोमती हो जाती थी, सुवास्तु स्वात हो जाता था, गंडक को सदानीरा कहते थे, सतलज को सुतुद्री कहते थे, घग्घर को दृष्टधृति कहते थे। सरस्वती रिवर का जो नाम था वो सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता था, इसे नदीतम कहते थे। इसके आगे हम देखते हैं वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति को समझते हैं। ऋग्वेद काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयाँ प्रचलित थीं: ग्रह, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्रह होती थी, घर, ग्रह। और इसके जो मुखिया होता था इसको हम
जो परिवार का मुखिया होता था उसे हम कुलप के नाम से जानते थे या गृहपति के नाम से जानते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कुलों के समूह को मिलाकर, जैसे कई घरों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था, जो कि गाँव गाँव का एक निर्माण होता था, गाँव नामक इकाई का निर्माण होता था। और गाँव का जो मुखिया या प्रधान होता था उसे हम ग्रामणी कहते थे, वो ग्रामणी कहलाता था। इसके आगे देखते हैं अनेक गाँवों को मिलाकर एक विश का निर्माण होता था, और विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति कहते थे। जैसे छोटे-छोटे गाँवों को हम मिलाकर एक विश बनाते थे, और इस विश के जो मुखिया होता था इसको हम विशपति कहते थे। और अनेक विशों के समूह को, अब जैसे ऐसे कई समूह होंगे जिसमें छोटे-छोटे गाँव होंगे, तो छोटे-छोटे गाँव को मिलाकर जो विश बना है, ऐसे कई विशों के समूह को जन कहा जाता था। और एक संपूर्ण राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयुक्त होता था। यहाँ पे सबसे पहले हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग देखते हैं। राष्ट्र का मतलब गण भी माना जाता है। राजा का पद सामान्यतः अनुवांशिक होता था, लेकिन कहीं-कहीं चुने हुए राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो लोकतंत्रात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। राष्ट्र आमतौर पर छोटे-छोटे राज्यों का होता था, जिनका शासक राजन कहलाता था, जो कि सम्राट होता था। हालाँकि जो सम्राट होता था, वो राजा से बड़ा होता था। ऋग वैदिक काल में राजा जो होता था, वो नियमित सेना नहीं रखता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में पूछता है। और जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल बॉडी थी, राजनीतिक निकाय था, उसमें एक निकाय का नाम सभा था और एक था समिति। सभा जो होता था वो सदस्य इसमें जो होते थे वो कुछ चुने हुए वृद्ध सदस्य होते थे या कुलीन लोग होते थे ये, और दूसरा तो होता समिति, जो समिति के सदस्य लोग होते थे वो आम लोग होते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से 600 बीसी तक का था। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं में बहुत से परिवर्तन हुए। राजा का पद अब वंशानुगत हो गया, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और राजा के बेटे का बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा। तो इस तरह से ये वंशानुगत हो गया था। अब राजा जो था वो सर्वभूमिपति, मतलब संपूर्ण भूमि का मालिक, स्वामी, सम्राट, एकराट, चक्रवर्ती इत्यादि जैसे बड़ी बड़ी उपाधियों को भी धारण करने लगे थे। और बलि के अतिरिक्त शुल्क और भाग भी कर के रूप में वसूले जाने लगे। जैसा कि ऋग्वेद काल में 1500 से 1000 बीसी के बीच में सिर्फ बलि के रूप में ही कुछ शुल्क कलेक्ट किया जाता था लोगों से, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में शुल्क और भाग ऐसे करके 2-3 तरीके के नए कर भी आ गए थे। अथर्ववेद के अनुसार आय का जो 16वां हिस्सा था उसको कर के रूप में लिया जाता था। जैसे अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो इसमें से 16 रुपये जो होगा वो आप टैक्स देंगे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में कुछ टर्म थे जिनका प्रयोग किया जाता था, और उनका मतलब हमारे एग्जाम्स में पूछता है। जैसे पुरोहित होते थे, पुरोहित बोला जाता था। पुरोहित कौन होता था? राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी कौन होता था? ये सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण या ग्रामणी, ग्रामणी एक्चुअली कौन होता था? ये ग्राम का मुखिया होता था। और महिषी जो होते थे, महिषी महिषी कौन होता था? ये राजा की पत्नी होती थी। सूत, सूत का प्रयोग किया जाता था रथ सेना के नायक के लिए। संग्रहिता जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। देखिए नाम से ही क्लियर है, संग्रह संग्रह कर रहा है, तो ये कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत जो था वो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। भागदूत का काम होता था कि ये जा जाकर कर, मतलब जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने का ये काम करता था। ये अक्षवाप जो होता था ये आय व्यय का गणना करने वाला व्यक्ति होता था। ये कई बार युद्ध क्रीड़ा में ये राजा का मित्र भी होता था। और पालागल जो था वो विदूषक होता था। और छात्री या छता जो है वो प्रतिहारी या गवारिक होता था। वैदिक काल में समाज की जो स्थिति थी, हमारा समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि ये जो चारों थे ये अभी हम आगे देखेंगे भी, लेकिन ऋग्वेद काल में इन चारों का जो विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं था, अपितु कर्म के आधार पर लोगों का विभाजन किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जो संस्था थी यह इतनी मजबूत हो गई कि अब जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया जाने लगा। देखिए यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि समाज का यह वर्गीकरण अनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्णाश्रम व्यवस्था अपने सबसे मजबूत स्वरूप में आ गई। अब गोत्र की भी अवधारणा हो गई। गोत्र जिसको हम बोलते थे काउ पेन नेम, अंग्रेजी में बोलते हैं गोत्र। जैसे ये जो होता था कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हो तब आपका गोत्र एक होता है। एंसेस्टर मतलब आपके पूर्वज। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे।
गोत्रों की संख्या यहाँ पे 7 बताई गई है। एक जैसे देखिए कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि एवं विश्वामित्र, ये 7 गोत्र हैं और अगस्त्य एक 8वां गोत्र इसको माना जाता है। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी थी। सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, जो जन्म से शुरू होकर 25 वर्ष तक था। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। इसमें विद्यार्थी गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे, जंगल में रहते थे, भिक्षा मांगते थे। दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम था, जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक जाता था। इसमें व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते थे। तीसरा आश्रम था जो वानप्रस्थाश्रम था, ये 50 से 75 वर्ष तक का होता था और यह परलौकिक जीवन से संबंधित था। इसमें व्यक्ति जो था वो जो मतलब अध्यात्म में डूबा रहता था और वन की तरफ वो चला जाता था। अब उसका वो गृहस्थ आश्रम को त्याग देता था, घर से कोई मतलब नहीं रह जाता था। और आखिरी हम देखते हैं वो सन्यास था, वो 75 वर्ष के उपरांत मृत्यु से पहले तक का ये आश्रम हुआ करता था। वैदिक काल में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विवाह के लिए वर्ण की स्वतंत्रता का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। पिता की संपत्ति साधारणतः उत्तराधिकार के रूप में पुत्र को प्राप्त होती थी, किंतु यदि कोई पुत्री अपने माता पिता की एकमात्र संतान होती थी तब यह संपत्ति उसे प्राप्त होती थी। और यहाँ पे देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा आदि नारियों ने मंत्र दृष्टा होकर ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत गिरावट आई थी। ये उत्तर वैदिक काल था। सभा और समिति में भी उन्हें प्रवेश अब नहीं मिलता था। ऋग्वेद कालीन संस्कृति जो थी वो ग्राम प्रधान संस्कृति थी। नगरीकरण ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं थी। जैसा कि सिंधु घाटी में हम देखते हैं, सिंधु घाटी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। वहीं हम देखेंगे कि ऋग्वेद कालीन संस्कृति जो थी वो नगरीकरण संस्कृति नहीं थी, ये ग्राम ग्राम प्रधान संस्कृति थी। ऋग्वेद काल में दास प्रथा विद्यमान थी। वैदिक कालीन सूत्र साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो कल्प सूत्र जो होता था वो विधि एवं नियमों का प्रतिपादन करता था। श्रौत सूत्र जो होता था वो यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या करता था। सुलभ सूत्र जो होता था वो यज्ञ स्थल, अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम, जिसमें भारतीय ज्यामिति ज्योमेट्री अपने प्रारंभिक रूप से दिखती है। अगला है धर्मसूत्र, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिताएं होती थी, नियम कानून बनाए जाते थे। गृह सूत्र जो होता था वो मनुष्य के लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों को बताता था। इसके बाद अगर हम आर्थिक जीवन पर इन लोगों के ध्यान दें तो मुख्यतः यह कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं व्यापार में संलग्न रहते थे। हालांकि जो ऋग्वेद काल था वो पशुपालन उनका जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा और जैसे जैसे इन लोगों को मेटल्स का ज्ञान होने लगा तो उस समय तक ये कृषि इनका मुख्य पेशा बन गया था। गाय ये जानवर पालते थे और ये काफ़ी सेक्रेड जानवर होती थी, काफ़ी पवित्र जानवर मानी जाती थी। इसके अलावा भेड़, बकरियां, गधे, कुत्ते, भैंसें आदि उपयोगी पालतू पशु भी थे। बैल का काम इसमें हल जोतना था। रथ का ये प्रयोग करते थे और इसमें वो स्पोक्ड व्हील जो होता था, पहिया जो रथ का, उसका प्रयोग करते थे। सिंचाई की भी व्यवस्थाएं इन लोगों ने डेवलप की हुई थी। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव या और धान्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल तांबे का ही प्रयोग होता था और तांबे को अयश कहा जाता था। लेकिन ऋग्वेद काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें लोहे का प्रचलन पाया जाता है और लोहे को श्याम अयस कहा जाता है। श्याम मतलब काला। इसके आगे देखें, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, वणिक या वाणिक, इनको वणिक या वाणिक कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? ये वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि मेरे पास 1 किलो आलू है, आपके पास 1 किलो टमाटर है, मुझे टमाटर चाहिए, आपको आलू चाहिए, मैं 1 किलो आलू आपको दे दूंगा और आप 1 किलो टमाटर मुझे दे देंगे और इस तरह से हम वस्तु विनिमय करके अपना काम चला लेंगे। यहाँ पे हमें मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। साहूकारी यानी ब्याज पर धन उधार देने की भी प्रथा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि ने पशुपालन की जगह मुख्य पेशे का स्थान ग्रहण कर लिया था। वैदिक काल में अगर हम धर्म और दर्शन की तरफ देखें तो प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करते थे। ऋग्वेद में मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी हमें किसी देवी देवता के मंदिर या कोई हमें मूर्ति नहीं दिखती है। कर्म कांडों पर बिलीव करते थे। हाँ, यज्ञ करने के लिए हमारे ये नियम होंगे, ऐसे नियम फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती थी।
लेकिन कहीं पे भी मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं दिखती थी। देवताओं की आराधना मुख्यतः स्तुति पाठ एवं यज्ञाहुति से की जाती थी। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ ये जो थी वो प्रथम श्रेणी के देवी देवताओं में एक से थे, और इंद्र, रुद्र, वायु इनको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पुषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन इन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। इंद्र और वरुण को सबसे उत्तम स्थान प्राप्त था। इंद्र का स्थान सभी देवताओं में सर्वोच्च था। मुख्यतः यह युद्ध के देवता माने जाते थे। अब जैसे इनका नाम पुरंदर था, ऋग्वेद के 250 सूत्र अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। अग्नि और सोम भी लोकप्रिय देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे, जैसे सोम रस यहीं से फेमस था, वो वनस्पति के देवता थे। अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।